हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलू वर्मा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग में कार्यरत हूँ। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताया था। हमने ग्रेच्युटी के बारे में चर्चा की थी। ग्रेच्युटी क्या होती है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसके क्या प्रावधान हैं, अगर ग्रेच्युटी कर्मचारी को मिलती है तो कब कर मुक्त होती है और कब कर योग्य होती है, इसके नियम भी हमने पढ़े थे। अगर ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो पूरी की पूरी ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होती है, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि ग्रेच्युटी अगर गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होती है तो उसमें भी दो नियम थे। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में आने वाले कर्मचारी और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारी। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम उन नियमों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी को प्राप्त होगी वो पूरी तरह से कर मुक्त होगी। सरकारी कर्मचारी में केंद्र सरकार के कर्मचारी भी आते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी भी आते हैं, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी आते हैं, वैधानिक निगम के कर्मचारी आते हैं। तो इन सब कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से जो भी ग्रेच्युटी प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी ग्रेच्युटी की राशि कर मुक्त होती है। फिर दूसरा आता है आपका गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, उसके नियम हमने देखे थे। आज हम उससे संबंधित सवाल देखेंगे। आप देखेंगे, पहला है सवाल आपका, भारत केमिकल लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरांत मिस्टर एक्स ने, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है, 30 नवंबर 2019 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। भारत केमिकल लिमिटेड में मिस्टर एक्स थे जो नौकरी करते थे, उन्होंने 33 वर्ष और 9 माह काम किया है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। वो नौकरी से रिटायर हुए हैं 30 नवंबर 2019 को। कंपनी ने उसे 9 लाख रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान किया है। उन्हें कंपनी से 9 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 30,000 रुपये मासिक वेतन, जो उसकी सैलरी थी वो जब रिटायर हो रहा था जिस डेट को, 30,000 रुपये था। महंगाई भत्ता 9,000 रुपये, जो डीएनएस अलाउंस होता है वो 9,000 रुपये था, तथा मकान किराया भत्ता 4,500 रुपये था। अब आपको इस क्वेश्चन में आयकर विधान की धारा 10(10)(2) के अंतर्गत आयकर से मुक्त ग्रेच्युटी की राशि की गणना करनी है। अब आप ग्रेच्युटी की राशि की गणना किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नियम क्या क्या है। तो पहला नियम है आपका, जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी आता है, और भुगतान अधिनियम जो है वो कौन सा अधिनियम है, 1972। तो उसमें हम देखते हैं कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है तो उसने जो भी अंतिम वेतन प्राप्त किया, अंतिम वेतन मतलब जो उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ की है, उसके आधार पर 15 दिन का वेतन लेते हैं और जितने वर्ष उसने कार्य किया है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है, 33 वर्ष 9 माह उसने नौकरी की है। आपको याद होगा, ध्यान होगा कि हमने नियम में पढ़ा था 33 वर्ष 9 माह अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी आता है तो इसे 34 वर्ष माना जाता है। 34 ईयर्स मानेंगे हम यहाँ पे। जब कोई कर्मचारी 6 माह से अधिक, तो उसे पूरा वर्ष माना जाता है, और 6 माह या 6 माह से कम रहते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम ये लेंगे कि उसने कितने वर्ष काम किया है,
33 वर्ष 9 माह मतलब 34 वर्ष काम किया है, उसका जो रिटायरमेंट के टाइम पे वेतन था 30,000 रुपये था और महंगाई भत्ता था 9,000। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैलरी से क्या तात्पर्य है, मतलब सैलरी में हम क्या लेंगे। हमें 15 दिन का वेतन लेना है और 15 दिन के वेतन की गणना हम किस हिसाब से करेंगे। 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि जिस डेट को रिटायर हो रहा है जो उसका अंतिम वेतन है उसका 15/26 से निकाला जाएगा, गणना की जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेतन 30,000 रुपये, महंगाई भत्ता 9,000 रुपये। तो आप वेतन लेंगे, महंगाई भत्ता लेंगे, 30,000 रुपये वेतन है, महंगाई भत्ता 9,000 है, तो ये कुल मिला के कितने हुए 39,000 हो गए। मकान किराया भत्ता है, इसका कुछ भी नहीं किया जाता। वेतन में हम वेतन लेते हैं, महंगाई भत्ता लेते हैं, सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया हो या ना दिया हो। तो आपका यहाँ वेतन दिया हुआ है 30,000 रुपये, महंगाई भत्ता दिया है 9,000 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे और इसका 15 दिन का वेतन निकालेंगे 15/26 करके, मतलब 39,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। टोटल 34 वर्ष उसने काम किया है। वेतन की गणना जो हमें करनी है, 15 दिन की वेतन की गणना हमने 15/26 के हिसाब से की है। उसकी सैलरी कितनी थी 39,000। तो हमने 15 दिन की वेतन की गणना के लिए हमने 39,000 इंटू उसको मल्टीप्लाई किया 15/26, तो आ गया आपके पास 22,500 रुपये। ये 22,500 रुपये है 15 दिन का वेतन। और हमारा नियम क्या कहता है, जितने वर्ष उसने कार्य किया के आधार पर 15 दिन का वेतन। तो कितने वर्ष काम किया उसने, 34 वर्ष काम किया। तो 22,500 इंटू 34 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7,65,000। ये पहला हमारा नियम है, मतलब सेवा के संपूर्ण वर्ष के आधार पर अंतिम प्राप्त 15 दिन का वेतन, ये पहला आ गया। दूसरा है आपका अमाउंट 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कैसे आया, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, तो ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। और तीसरा है 9 लाख एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो वास्तव में उसने प्राप्त किया था जब वो रिटायर हो रहा था, तो उसे अपने नियोक्ता से जो भी अमाउंट मिला है 9 लाख रुपए। हम देखेंगे इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। ये जो तीन हमने अमाउंट यहाँ निकाले हैं इसमें से जो सबसे कम होता है, पहला था 7,65,000, दूसरा था 20 लाख और तीसरा था 9 लाख। इन तीनों में से जो कम होगा उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लीस्ट अमाउंट मतलब सबसे कम अमाउंट क्या है, 7,65,000। तो ये आपका एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी हो गया। अगर ये कर्मचारी जो मिस्टर एक्स हैं ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं तो। अच्छा, आपने यहाँ निकाला एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब टैक्सेबल पार्ट क्या होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमको एक्चुअल अमाउंट मिलता है जिसे हम कहते हैं वास्तव में प्राप्त राशि जो मिली थी 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए में से आपने 7,65,000 जो थे एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो था वो घटाया, तो जो बैलेंस बचा वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा, जो आपके वेतन शीर्षक में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कर्मचारी है वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम ग्रेच्युटी की टैक्सेबल पार्ट और एग्जेम्प्टेड पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपका दिया क्वेश्चन, सी ल्यूस को 25 वर्ष की सेवा के बाद एक कंपनी के मैनेजर पद से 20 फरवरी 2020 को अवकाश प्राप्त हुआ। रिटायर हुए हैं, 25 वर्ष की उन्होंने नौकरी की है
और 20 फरवरी 2020 को वो रिटायर हुए हैं। 31 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाले 10 माह में उसका मासिक वेतन 60,000 रुपये तथा सवारी भत्ता 5,000 रुपये था। 31 जनवरी 2020 को 10 माह में, जिस डेट को वो रिटायर हो रहे थे उससे पूर्व के जो 10 माह थे उसमें उनका जो वेतन बताया गया है 60,000 रुपये था। सैलरी जो थी उनकी मंथली सैलरी 60,000 थी और सवारी भत्ता जिसे हम कहते हैं कन्वेंस अलाउंस 5,000 रुपये। वे अपने नियोक्ता से 9,30,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी था। उसे अपने नियोक्ता से, मतलब मिस्टर जो ल्यूइस हैं उन्हें अपने नियोक्ता से 9,30,000 की ग्रेच्युटी मिली, जो उसे आयकर काटकर भुगतान की गई थी। अपने जीवन में इससे पूर्व के वर्षों में लुइस को अपने पूर्व नियोक्ता से 2,40,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में उसे कर से पूर्ण छूट मिल चुकी है। जो मिस्टर लुइस हैं उन्हें अपने पूर्व के नियोक्ता से भी ग्रेच्युटी प्राप्त हुई थी और जिसकी छूट वो 2,40,000 रुपये ले चुके थे। अब जो उसे ग्रेच्युटी मिली है उसके संबंध में ग्रेच्युटी के कर योग्य भाग की गणना कीजिए और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको निकालना है कि टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेच्युटी क्या होगा और मिस्टर लुइस जो है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, पहला ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो हमें सबसे पहले तो नियम मालूम होना चाहिए कि हम नियम की गणना कैसे करें। तो पहला इसमें नियम है आपका कि कर्मचारी जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह के औसत वेतन, जिस डेट को ध्यान रखना है हमें, जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह का जो वेतन है उसका औसत लेंगे। औसत वेतन के आधार पर 15 दिन के वेतन की गणना करें। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में उनका जो 10 माह का वेतन बता रहे हैं 60,000 रुपये। यहाँ आपको मासिक वेतन बताया है 60,000 और आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह का वेतन, तो 60,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, जिस डेट को रिटायर हो रहा है उससे पूर्व के 10 माह। तो 60,000 इंटू 10 करते हैं तो 6 लाख रुपये आता है और जब उसका औसत निकालते हैं तो 60,000 आ जाता है। सवारी भत्ता यहाँ नहीं लिया जाता है। जब कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो वेतन से तात्पर्य होता है उसका मासिक वेतन। दूसरा उसमें जोड़ा जाता है महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, जो सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है तो ही लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। और तीसरा उसमें हम जोड़ते हैं निश्चित बिक्री का कमीशन। यहाँ पे आपके पास मासिक वेतन दिया है, हम सिर्फ वेतन लेंगे, सवारी भत्ता नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर लुइस जो है उन्होंने 25 वर्ष काम किया है। तो आप ध्यान देंगे नियम में संपूर्ण सेवा के वर्ष के आधार पर 15 दिन के वेतन की गणना की जाएगी। तो 15 दिन के वेतन की गणना सीधे सीधे आप जो वेतन निकालेंगे उसका आधा कर देंगे। जब कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो 15 दिन के वेतन की गणना में हम क्या करते हैं, 15 मतलब सीधे सीधे उसका आधा करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो 15 दिन का वेतन है, यहाँ टोटल वेतन जो है उसका एक माह का 60,000 है। पहले हमने औसत वेतन निकाला, औसत वेतन का आधा कर दिया, मतलब 60,000 का जब हमने आधा कर दिया मतलब 30,000 हो गया 15 दिन का वेतन। तो पहला नियम है आपका कि जो औसत वेतन है उसके 15 दिन के आधार पर जितने वर्ष उसने कार्य किया है वो अमाउंट निकाला जाएगा। तो 30,000 रुपये
इंटू 25 वर्ष उन्होंने काम किया था, तो आपके आते हैं 7,50,000 रुपये। ये पहली राशि आपने निकाली। हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आधा किया आपने 60,000 का सीधे, क्योंकि ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्होंने 25 वर्ष काम किया था तो 7,50,000 आ गए। दूसरा आता है आपका मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट है आपकी जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 20 लाख रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो हम थ्योरी में पहले आपको समझा चुके थे, एक बार दोबारा बता रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी अपने पूर्व नियोक्ता से कोई छूट प्राप्त कर लेता है तो जितनी छूट वो प्राप्त करता है वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसमें से घटा दी जाती है। तो 20 लाख रुपए तो मैक्सिमम लिमिट है, उसमें से 2,40,000 रुपए की छूट वो अपने पहले के नियोक्ता से प्राप्त कर चुका है। तो क्या किया जाएगा, इस छूट को घटा दिया जाएगा। 20 लाख में से 2,40,000 रुपए जो पहले ये छूट ले चुका था घटा देंगे तो उसके पास बचेंगे 17,60,000 रुपए। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई है यहाँ पे, मिस्टर लुइस की 20 लाख की जगह हो जाएगी 17,60,000। आपने पहले राशि निकाली 7,50,000, दूसरी निकाली आपने 17,60,000 रुपये। तीसरा फिगर जो रहेगा हमारा जो नियम है, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि। जो मिस्टर लुइस हैं उनको वास्तव में अभी अपने नियोक्ता से जो ग्रेच्युटी के प्राप्त हो रहे थे वो कितने थे, 9,30,000 रुपये। इस तरह से हमने 3 अमाउंट निकाले हैं, इसमें से जो सबसे कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला है 17,60,000 रुपये। जो निर्धारित सीमा 20 लाख थी उसमें से पहले जो छूट प्राप्त कर चुका है 2,40,000 की उसको घटा दिया गया है, तो बाकी आपके पास जो बचे ये हो गई उसकी मैक्सिमम लिमिट 17,60,000। दूसरा है उसका 7,50,000 और तीसरा वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव। इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो आप देखेंगे सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 7,50,000। इतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। टैक्सेबल पार्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट 9,30,000 में से 7,30,000 घटा देंगे तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा 1,80,000 रुपये वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 10(10) सब क्लॉज 3 में। तो ये था आपका कि अगर कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो टैक्सेबल पार्ट और एग्जेम्प्टेड पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।